आज हम सीखने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक में हम डील करेंगे चार्जेस के बारे में। तो चार्जेस ऐसे चार्जेस जो कि रेस्ट में हैं। तो एक चार्ज जब रेस्ट में होता है तो वह क्या करेगा और एक चार्ज पर फोर्स लगाएगा। तो हम वही देखना चाहते हैं कि हाउ दिस चार्जेस बिहेव्स व्हेन दे आर एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक ही ये होता है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है सो चार्जेस विच आर एट रेस्ट। ठीक है, तो हम स्टडी करने वाले हैं आज के सेक्शन में चार्जेस जो कि रेस्ट में हैं। तो पहला पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये पॉइंट तो क्लियर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है चार्जेस विच आर एट रेस्ट। तो चार्जेस क्या होते हैं? चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। सो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब भी होता है कि इट कैन बी मेजर्ड। सो मैंने लिखा कि फिजिकल क्वांटिटी ड्यू टू विच क्या एक्सपीरियंस होगा। एक चार्ज को अगर मैं रख देता हूं किसी पॉइंट पर तो क्या एक्सपीरियंस होगा? सो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो यही मैंने लिखा है, फिजिकल क्वांटिटी ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द एनी अदर चार्ज ब्रॉट नियर इट। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स जो भी चार्जेस से रिलेटेड फोर्स एक्सपीरियंस होगा, या तो रिपल्शन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स दो टाइप के हो सकते हैं, या रिपल्शन या अट्रैक्शन। तो यही प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की कि दूसरे चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस कराए। ठीक है, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर क्यू से। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कितना होता है? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज ओके कूलम्स। सो वी राइट इट विथ कैपिटल लेटर सी, कूलम्स। ठीक है, कूलम्स होता है ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस ई से। और इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस ई से। ई का वैल्यू कितना होता है? एक ई का वैल्यू कितना होता है कुलम्स के अंदर? हम इसको मेजर कर रहे हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कुलम्स। इतना वैल्यू होता है ई का। तो ठीक है, हमने सीखा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, चार्ज क्या है। ठीक है, सो हम चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? माइनस ई। एंड हमने लास्ट में सीखा कि इलेक्ट्रॉन ई इज इक्वल टू कितना वैल्यू होता है। ठीक है, सो हाउ मच इट इज इन कुलम्स। So now let's begin our discussion on the properties of charges. तो चार्जेस के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं? हम तीन टाइप के प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, और एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, और एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या होता है? मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है, उसे हम मान लेते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम, कि उससे कोई चार्जेस बाहर भी नहीं जाएंगे या ना ही अंदर आएंगे। तो वह ऑब्जेक्ट के जो चार्जेस होते हैं वो क्या होंगे? कांस्टेंट रहेंगे। तो उसी को हम बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। मान लो कि हम किस लिए यूज करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस? कैलकुलेट करने के लिए। क्या कैलकुलेट करने के लिए? नंबर ऑफ चार्जेस एक सिस्टम में कितने हैं, वो भी सिस्टम जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में नहीं है, जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए। तो इसीलिए आइसोलेटेड सिस्टम बोल के हमने वर्ड यूज किया है। तो हम नंबर ऑफ चार्जेस कैसे ऐड करते हैं? इट इज एडेड लाइक नंबर्स, क्योंकि चार्ज क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से हम इसे नंबर की तरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इसीलिए हमने एक फॉर्मूला बना दिया, Q नेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। मान लो कि दो चार्जेस है एक सिस्टम में, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया Q1 प्लस Q2। तो हमने एक नंबर की तरह इसे ऐड किया। तो देयरफॉर एडिटिविटी ऑफ चार्जेस ये एक प्रॉपर्टी होता है चार्ज का। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, अब टोटल चार्ज जो होता है एक ऑब्जेक्ट के अंदर, वो हमेशा क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। मान लेते हैं कि वो आइसोलेटेड सिस्टम में किसी के कांटेक्ट में नहीं है, तो एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है, टोटल चार्ज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? कभी भी हम अगर एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो हम कहते हैं एक चार्ज ट्रांसफर हुआ या दो चार्ज ट्रांसफर हुआ। हम ये नहीं कह सकते कि हाफ चार्ज ट्रांसफर हुआ, हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमेशा जो चार्जेस ट्रांसफर हो रहे हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब एक चार्ज ट्रांसफर हो रहा है या दो चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि 0.1 चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो 0.1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमको बोलना पड़ेगा 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए।
20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो यही बोला गया है, नंबर ऑफ चार्जेस दैट आर ट्रांसफर्ड इन एनी प्रोसेस, दैट इज व्हाट इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब जो भी इंटीजर्स होते हैं, माइनस ई और -10e, तो इस टाइप में हम कैलकुलेट कर सकते हैं n के नंबर पर। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑलवेज होते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो ये आपको समझना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। हम कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स इस टॉपिक में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमने चार्जेस के बारे में सीखा था। तो चार्जेस यहाँ पे ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे, उसके हिसाब से हमने मटेरियल्स को दो टाइप में क्लासिफाई किया है। एक होता है कंडक्टर्स और एक होता है इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होता है? कंडक्टर्स का मतलब होता है उससे चार्जेस क्या होंगे, एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है, या पास हो सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं कंडक्टर्स। जो भी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से ट्रांसफर हो जाए उसे हम कंडक्टर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सभी मेटल्स कंडक्टर्स होते हैं बिकॉज दे विल ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन्स कैन पास थ्रू देम इजीली, ठीक है। जैसे कि अब कोई भी ले लो, कॉपर, ओके, कॉपर इज ए कंडक्टर, आप ले सकते हो। इवन ह्यूमन बॉडी इज आल्सो व्हाट, कंडक्टर, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। इंसुलेटर्स, अब इंसुलेटर्स के बारे में देख लेते हैं। इंसुलेटर्स में क्या होता है, अगर इसको वोल्टेज देते हैं तो भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ट्रांसफर नहीं होंगे या इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट में नहीं आएंगे। वैसे वाले मटेरियल्स को हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। तो यहाँ पर ये एलो नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर होने के लिए, वैसे वाले मटेरियल्स को इंसुलेटर्स कहते हैं। रबर, जैसे कि रबर ले लो, ठीक है। और जो भी आपके वायर्स होते हैं उसके ऊपर क्या लगाते हैं हम लोग, एक कवरिंग होता है, ठीक है, एक प्लास्टिक कवरिंग होता है, तो वो वाला क्या रहता है, इंसुलेटर होता है, ठीक है। दैट इज व्हाट वी हैव। रबर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर। सो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, हम एक ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज कर सकते हैं तो हम उसके बारे में देखेंगे। पहला प्रोसेस है रबिंग की वजह से, सेकेंड है कॉन्टैक्ट, ठीक है। अगर एक चार्ज बॉडी के कॉन्टैक्ट में लेके आते हो तो भी कर सकते हैं, या इंडक्शन प्रोसेस से भी कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं वन बाय स्टेप रबिंग क्या होता है। रबिंग में आप क्या करते हो, नाउ लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज चार्जिंग बाय रबिंग? अगर आप दो मटेरियल्स को रब करते हो तो क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए आपने कई बार देखा होगा कि एक आयरन रॉड को कट करते वक्त हम एक मशीन यूज करते हैं। जब हम इसे कट कर रहे हैं थोड़े स्पार्क्स प्रोड्यूस होते हैं, थोड़ा चमकने लगता है कुछ। वो स्पार्क कैसे प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि थोड़े चार्जेस रिलीज होते रहते हैं उस वक्त, ठीक है। दैट स्पार्क इज प्रोड्यूस ड्यू टू द रबिंग प्रोसेस। कभी भी स्पार्क प्रोड्यूस होता है रबिंग प्रोसेस में। ये अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी हो सकता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। तो और एक हम एग्जांपल के बारे में बात करते हैं रबिंग से रिलेटेड। सिल्क, जब सिल्क क्लॉथ, ओके, सिल्क क्लॉथ से अगर ग्लास रॉड रब हो जाए तो क्या होगा, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड के थे वो सिल्क में चले जाएगा। इसी ही हम बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ को। ये भी एक एग्जाम्पल है चार्जिंग बाय रबिंग के लिए। मतलब जब भी आप दो सब्सटेंस को रब करते हो थोड़े इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, तो यही हम बोलते हैं चार्जिंग बाय रबिंग। और एक होता है प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए या चार्ज ट्रांसफर। यहाँ पर एक चार्ज्ड बॉडी है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है। अब नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, मैंने ये चार्ज्ड बॉडी को कांटेक्ट में लाया अनचार्ज बॉडी से, तो अब नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे नेगेटिवली चार्ज बॉडी से पॉजिटिव चार्ज बॉडी की तरफ या न्यूट्रल बॉडी की तरफ, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्जेस है। सो नेगेटिव चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड व्हेन इट इज मेड इन कॉन्टेक्ट विद द अनचार्ज बॉडी विद द हेल्प ऑफ कोई कंडक्टर जैसे कि मेटल, ठीक है। इससे हम चार्जिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फेनोमेनन इज व्हाट यू नो, चार्जिंग बाय इंडक्शंस। ओके, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी होता है, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ज बॉडी मैंने ड्रॉ किया है, और जो कि ग्लास रॉड जो कि हम रब कर रहे थे सिल्क क्लॉथ के साथ रब करने के बाद, ग्लास रॉड के साथ रब करने के बाद ग्लास रॉड क्या बना, पॉजिटिव चार्ज बन गया, राइट। सिल्क क्लॉथ क्या बन गया, सो इट एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अभी पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड को हमने एक न्यूट्रल स्फीयर के पास लेके आ गए, ठीक है, एक अनचार्ज बॉडी के पास लेके आ गए, तब क्या होगा, ठीक है। तो एक साइड ऑफ द स्फीयर सभी नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, एक्वायर हो जाएंगे। इसी प्रोसेस विदाउट एक्चुअल कॉन्टेक्ट, यहाँ पे हम बिना कॉन्टेक्ट के हम क्या कर रहे हैं, एक स्फीयर के पास एक ग्लास रॉड को लेके आ गए हैं, ठीक है। मान लो कि पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड है, और इसे हम लेके आने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अपोजिट चार्जेस अलाइन हो जाएंगे।
इसी का नाम क्या है? इंडक्शन। इंडक्शन मतलब क्या है कि हमने चार्जेस प्रोड्यूस किए इस बॉडी के अंदर विदाउट एक्चुअल कॉन्टेक्ट, इसी को बोलते हैं इंडक्शन प्रोसेस। तीन मेथड से हमने डिस्कस किया कि चार्जेस को इंड्यूस किया जा सकता है या ट्रांसफर किया जा सकता है किसी भी बॉडी के अंदर, चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। बाद में इसे किसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टेक्ट करके आप वो चार्जेस को ले सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो अब डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉ, द नेम इज कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ होता क्या है? ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, बिटवीन हाउ मेनी चार्जेस? टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है, उस फोर्स को हम कैलकुलेट करने के लिए ये लॉ यूज करते हैं। जब ये दोनों चार्जेस कुछ डिस्टेंस सेपरेटेड है, r डिस्टेंस सेपरेटेड है, लेट मी एज्यूम दिस चार्ज इज q1 एंड दिस चार्ज इज q2, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है। जब भी दो चार्जेस के बीच में ही कूलम्ब्स लॉ एक्ट करेगा, ये बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अगर तीन चार्जेस हो तो ऐसे नहीं एक्ट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल q1 q2 q3 बोल के तीन चार्जेस दे दिया, इन दोनों के बीच में एक्ट करेगा कूलम्ब्स लॉ। इन दोनों, इन एक बार आपको कैलकुलेशन के लिए ये दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा, बाद में ये दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर बाद में ये दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब कूलम्ब्स लॉ एक्ट्स बिटवीन द टू चार्जेस, ओके, टू ऑब्जेक्ट्स, ओके, और जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स के बीच में ही कूलम्ब्स फोर्स एक्ट होता है। पहला बात ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। अब आपके चार्जेस कितने हैं, उन दोनों का जो प्रोडक्ट निकलेगा, उस जितना ज्यादा प्रोडक्ट हो जाए उतना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है। जितना ज्यादा, जितने बड़े चार्जेस हो उतना ज्यादा बड़ा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। इसके हिसाब से तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज ज्यादा हो गया तो क्या ज्यादा हो जाएगा? फोर्स ज्यादा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। और एक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब इफ वन इंक्रीजेस अदर में डिक्रीज। फॉर एग्जांपल एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये स्टेटमेंट ऐसा है। अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, दो चार्जेस के बीच में बहुत ज्यादा दूरी है, ठीक है, तो फोर्स क्या होगा? एक्सपीरियंस वेरी लेस होगा। ये आपको याद रखना है। सो फोर्स एक्सपीरियंस विल बी लेस इफ डिस्टेंस इंक्रीजेस। इफ डिस्टेंस इंक्रीजेस, फोर्स एक्सपीरियंस विल बी लेस। सो दिस वी कैन राइट इट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमने न्यूमरेटर में लिख दिया q1 q2, इनवर्सली के लिए लिख दिया डिवाइडेड बाय 1/r²। तो f इज इक्वल टू k इंटू q1 q2 डिवाइडेड बाय r²। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। सो अभी k का वैल्यू कितना होता है, ये एक्सपेरिमेंटली हम लोग कैलकुलेट करते हैं। k इज इक्वल टू कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ये फ्री स्पेस कितना, ठीक है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। तो अब 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। आपको डायरेक्टली के की वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार आप सब्स्टिट्यूट जब भी करते हो के की वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। और इसको और एक फॉर्म में भी लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू q1 q2 डिवाइड बाय r² टाइप में। तो ये हो गया आपका फोर्स वाला फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है, अगर मान लो कि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज था, एक पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव q, वन मोर इज नेगेटिव q, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा है। तो बताओ कि प्लस q और माइनस q किस टाइप का फोर्स होगा? नेचर ऑफ द फोर्स क्या होता है? यहाँ पे बोलना चाहिए अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है, अट्रैक्टिव होता है। द फोर्स इज इन अट्रैक्टिव इन नेचर। प्लस q एंड माइनस q के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और वैसी तरीके से प्लस q एंड वन मोर प्लस q, इन दोनों के बीच में अगर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है तो क्या होगा? रिपल्शन का फोर्स होगा, ठीक है, रिपल्शन का फोर्स हो जाएगा। ये इसे रिपेल कर रहा है, ये भी इसे रिपेल कर रहा है, ठीक है, रिपल्शन का फोर्स हो जाएगा। अब ये फोर्स रिपल्शन वाला है, मतलब एक दूसरे को वो लोग क्या करेंगे? पुश करेंगे। रिपल्शन वाला फोर्स, दोनों सेम चार्जेस लाओगे तो पुश करेंगे। दो चार्जेस सेम अगर होते हैं, same charges, like charges, if you bring near to each other they will repel. If you bring this positive and negative charges near to each other they will attract. So this is what Coulomb's law से हम
प्लस और माइनस, अगर माइनस सिंबल आता है F इजिकल टू, जब आप कैलकुलेट करते हो तो माइनस सिंबल आता है, इसका मतलब ये है कि फोर्स इज इन माइनस ऑफ सम मैग्नीट्यूड। अगर आता है तो इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। इफ F इजिकल टू, यू विल गेट पॉजिटिव सिंबल ड्यू टू द एनी ऑफ द चार्जेस, ओके, बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव, देन दैट इट इज रिपल्सिव फोर्स। तो इतना आप समझ गए, तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त या इसे समझते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आई होप दैट you have understood this now very clearly.